नमस्कार, जय हिंद। आप सबका स्वागत है सीएस पैम में। आज एक फॉर्म आया हुआ है आपका, देखिए एएनएम जीएनएम सारा का इसमें से मैंने रिक्रूटमेंट है। अब ध्यान देते हैं कि क्या और कहाँ से है। ये आपको कार्यालय असैनिक शल्य चिकित्सा सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी हजारीबाग, ये आपका हजारीबाग जिला स्वास्थ्य समिति सदर अस्पताल परिसर हजारीबाग से है। ये विज्ञापन संख्या 1 हजारीबाग 2026, अंतिम तिथि इस महीना का 30 तारीख तक है। यानी कि आप जुलाई 30 तारीख तक आराम से फॉर्म भर सकते हैं। किन किन पोस्टों के लिए है और ये क्या परमानेंट है या फिर वो क्या संविदा पे है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है ये संविदा पे आधारित है। संविदा आधारित पदों की नियुक्ति हेतु आरक्षण कोटिवार रिक्तियां के विवरण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि किन किन पोस्टों के लिए। अब वो संविदा का मतलब कि थर्ड पार्टी नहीं, आपको सही है, आपको गवर्नमेंट के थ्रू ये जो कि आपको संविदा है, कॉन्ट्रैक्ट है। तो RMNMCH ए प्लस में आपका एएनएम का स्टाफ नर्स का, रेफ्रिजरेटर मैकेनिक का, लैब टेक्नीशियन का, फार्मासिस्ट का, ब्लॉक डाटा मैनेजर, आयुष फार्मासिस्ट, एक्सरे टेक्नीशियन, ऑक्सीजन ऑपरेटर, इतने का है जो कि आपको यहाँ पे है। सीटों की संख्या अच्छा खासा है, 28 है, 24 है, 1 है, 3 है, इस तरह का सारे को है। अच्छा, एएनएम का 28 है और स्टाफ नर्स का जो कि 46 है। ओके, उसके बाद फिर क्या है कि राष्ट्र बाल सुरक्षा कन्या, इसमें भी आपको जो कि फॉर्म की ठीक ठाक है। फार्मासिस्ट, RBS के, एएनएम, स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन तक के, इसमें भी सीट की संख्या बस कम कम है, 6, 1, 1, 1 इस तरह का सीटों की संख्या। तो ये सारे के सारे आप है जो कि आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये खराब है, अच्छी चीज ही है। उसके बाद फिर देखते हैं कि छोटा मोटा जहाँ पर वैकेंसी है वो अच्छा खासा है। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका जीएनएम का भी यानी एएनएम है, जीएनएम है, लैब टेक्नीशियन, इसमें फिर जीएनएम CHD, क्लिनिक फिजियोलॉजी, साइकोलॉजिस्ट, इसके बाद हॉस्पिटल अटेंडेंट, सैनिटरी अटेंडेंट, सारे लोग का जो कि फॉर्म यहाँ पे आया हुआ है। कम कम है लेकिन सारे के। अकाउंटेंट पोस्ट के लिए भी है, एक सीट है इसमें, देख लीजिए। और का AUMH, ये चूंकि झारखंड का, तो कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, कब तक का तो हो ही गया, देख लिए कि 30 जुलाई तक का फॉर्म भर सकते हैं। कैसे, अब है जो कि संविदा का शर्त क्या है। अब इन लोग चीजों को जो कि आप बढ़िया से समझिए। उपयुक्त पदों के लिए अभ्यर्थियों का चयन 1 वर्ष, यानी सिर्फ यहाँ 1 वर्ष का है जो कि आपको किया जाएगा। गवर्नमेंट ऐसा लिखता है, लेकिन इसमें एक और टर्म एंड कंडीशन का डाल देता है कि अगर आपकी सेवा हमारे सेटिस्फैक्शन देता है, गवर्नमेंट को सेटिस्फैक्शन देता है, तो आपको 1 साल प्लस किया जाता है, यानी कि हमेशा ऐसे ऐसे बढ़ते चला जाता है और ये कंटिन्यू रह ही जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, लंबा समय के बाद इसको जो कि परमानेंट किया जाता है। आगे देखिए, चयनित अभ्यर्थियों के कार्य का मूल्यांकन के आधार पर, यानी कि वही बात, सेल्फ गवर्नमेंट का जो कि सेटिस्फैक्शन मिल गया कि आप अच्छे काम करते हैं आप सब, तो फिर आपको जो कि 1 साल के लिए बढ़ाया जाएगा, वैसे बढ़ते चला जाता है। संविदा के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को जिला स्वास्थ्य समिति हजारीबाग, यहाँ पे हजारीबाग द्वारा 1 माह का एग्री नोटिस अथवा 1 माह का मानव देय भुगतान कर कारण बिना कारण बताए संविदा अनुबंधन को समाप्त किया जा सकता है। अगर आप चीटी में, गलत में, फ्रॉड में, अगर किसी चीज में अगर आपको कंप्लेन मिलता है, तो आपको बिना बताए हुए, बिना कोई कारण से आपको अनुबंध आपको हटा के निकाला जा सकता है। संविदा के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मनोदय मानदेय का भुगतान किया जाएगा, यानी गवर्नमेंट आपको खुद दे रहा है, इसमें कोई थर्ड पार्टी है नहीं, ये अच्छी बात है। चलो, कॉन्ट्रैक्ट अगर होता ही है तो गवर्नमेंट का ऐसा ही होना चाहिए, थर्ड पार्टी को बीच में लाके गड़बड़ कर देता है। इसमें अतिरिक्त इनके राज्य द्वारा प्रदत्त अस्थायी सेवकों की सुविधा भर्ती के अनुरूप कोई सुविधा भत्ता यानी कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है कि जो पैसा गवर्नमेंट देता है उसी पैसा पे आपको, लेकिन अब पैसा कितना देता है तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग पेमेंट होगा। संविदा के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों के भविष्य की सेवा अस्थायी का दावा का मान नहीं होगा, मतलब कि आप कॉन्ट्रैक्ट है तो आप उसको परमानेंट का दावा नहीं कर सकते, लेकिन है ना, वो होता ना कि गंगा बहती गंगा में हाथ धोने वाला कहानी, वो हो ही जाता है। संविदा नियुक्त, अब एक कहानी ये पे क्या है कि जब आया था कोरोना, तो कोरोना काल में कितना हुआ था, गवर्नमेंट प्रेशर में था, सारे लगभग जितने भी संविदा थे लगभग जो कि जो परमानेंट सरकार गवर्नमेंट सुना ही था। संविदा नियुक्ति चयन हेतु समिति हजारीबाग द्वारा लिया गया निर्णय सभी मान्य एवं बाध्यकारी होगा। आवेदन की प्रक्रिया, अगर आपको ये जो PDF मैं दिखा रहा हूँ, ये PDF इस
इस वेबसाइट से आप है जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्म यहाँ से आपको भरना पड़ेगा। ठीक है, आवेदन कब से स्टार्ट हो रहा है? तो आवेदन 14/7 से यानी कल से आपको स्टार्ट हो जाएगा। 10 बजे से जो प्रारंभ हो जाएगा और 30 तारीख तक आपको फॉर्म भरना है। चौथा क्या, आवेदन भरते समय आवेदन के पंजीकरण करना होगा। आपको बुनियादी जानकारी जैसे नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, कोटी, आधार नंबर, ये सब जिस पदों पे आवेदन कर सकते हैं, है ना, उसको ड्रॉप डाउन बॉक्स से चयनित किया जाएगा। आवेदन कर रहे हैं उनको ड्रॉप डाउन बॉक्स से चयनित किया जाएगा। मतलब कि आपको लॉटरी सिस्टम से चयनित किया जाएगा। ये कहने का मतलब ये हुआ। पंजीकरण के बाद यानी कि रजिस्ट्रेशन जब हो जाता है तो लॉगिन ओटीपी के लिए अपना ईमेल आईडी को जांच कराने, वेरीफाई कराना पड़ेगा। पंजीकरण के बाद, रजिस्ट्रेशन के बाद आवेदक को फिर से वेबसाइट पर जाना होगा और ईमेल में साझा किए गए कोडियल जो भी हो तो ओटीपी के साथ आपको फिर से लॉगिन करना होगा। आवेदन को डैशबोर्ड पे उपलब्ध व्यक्तिगत विवरण को बहुत ध्यान से पूर्वक पढ़ना होगा। मैंने उसमें जो भी इंस्ट्रक्शन रहेगा आप इंस्ट्रक्शन को, टर्म एंड कंडीशन को बढ़िया समझ लीजिएगा। इसके बाद आवेदन जिस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं उसकी पात्रता मानदंड के अनुसार शैक्षणिक विवरण यानी कि उसमें क्या सिग्नेचर सबमिट करना पड़ेगा। आप जो डाल रहे हैं उसमें सिग्नेचर करके डालना पड़ेगा। आवेदन की पद की पात्रता के अनुसार अनुभव, अगर आपके पास अनुभव है तो उसमें भी आपको अपलोड करिए तो सिग्नेचर करके। ठीक है, अनुभव अगर है तो समझिए कि आपका जॉब वहां पे 90% आपका क्लियर है। कंप्यूटर दस्ता से संबंधित प्रमाण पत्र ये भी है जो कि जो कंप्यूटर अगर आप जानते हैं तो कंप्यूटर दस्ता, ठीक है, इसमें अगर पूछा जाता है तो कोई भी इस तरह का आपको है तो आप उस पर अपलोड करिए, लेकिन अपना सिग्नेचर करके। आरक्षण के दावा है तो समझ पदाधिकारी द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र, यानी आपको आवासीय प्रमाण पत्र चाहिए, जाति प्रमाण पत्र चाहिए और उस पर भी अपना सिग्नेचर चाहिए। आवेदक को पासपोर्ट साइज चाहिए और उसके बाद हस्ताक्षर चाहिए। यहाँ पर पासपोर्ट साइज, हस्ताक्षर, सिग्नेचर की जरूरी है। आवेदन जिस पद के लिए आप आवेदन कर रहे हो उसके लिए शुल्क जमा करना होगा। यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन फीस देना होगा। सभी चरणों को पूरा करने के लिए उम्मीदवार को सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा ताकि अंतिम रूप में आवेदन प्रक्रिया में पूरा सबमिट करने के बाद उम्मीदवार सबमिट करके प्रिंट आउट करके अपना रख लीजिए। वेरिफिकेशन के टाइम में आपको काम होगा। अच्छा, अब इसमें उम्र सीमा क्या है? तो अनारक्षित वर्ग को जो कि 35 वर्ग, पिछड़ा वर्ग यानी कि बीसी और अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी को 37 वर्ष मानता है। महिलाओं का उन चीजों को 38 वर्ष और अनुसूचित जाति, जनजाति, पुरुष या महिला सबको 40 वर्ष है। उम्र सीमा की छूट, विकलांगित यानी कि जो पीएच में है उनको 40 वर्ष और अधिकतम 5 वर्ष की छूट है यानी 45 वर्ष। उनकी सीमा जो कि 30/6/2026 से आपको जो कि कैलकुलेट किया जाएगा, 30 जून से आपको कैलकुलेट किया जाएगा। यानी कि मिनिमम कम से कम आपको कितना होना चाहिए? कम से कम 18 वर्ष और मैक्सिमम अकॉर्डिंग टू रिजर्वेशन यानी कि एज एवरेज 35 वर्ष चाहिए। ठीक है, ऐसे बिहार में 37 मांग देता है, तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग किया जाता है। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग आपको जो कि शुल्क फीस भी लगेगा। और आपका पेमेंट क्या है तो उसमें आपको पेमेंट दिखाई पड़ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे आपको शुल्क का भुगतान, शुल्क कैसे दे सकते हैं? ये स्कैनर कोड के थ्रू मत भेजिएगा कभी भी, वहां पे आपको दिया जाएगा। समान ओबीसी के लिए 300 और ये SC/ST श्रेणी में जो आते हैं वो सभी SC/ST महिलाओं के सभी श्रेणी में 200। आवेदन शुल्क, सूचना शुल्क ऑनलाइन अथवा क्यू कोडल के भुगतान के उम्मीदवार जिम्मेदार होंगे। ठीक है, भुगतान सफल नहीं होने पर अभ्यर्थी का पर जिला स्वास्थ्य समिति हजारीबाग द्वारा किसी प्रकार का विचार नहीं किया जाता है। जब तक आपका सफल सक्सेसफुल भुगतान नहीं हो जाता तब तक के सब जिम्मेदारी कैंडिडेट्स पे। ओके, कि आप किस तरह से करते हैं। तो क्यूआर कोड पे मत भेजिए, जब भी भेजिए तो आप यूपीआई को यूज सकते हैं, क्यूआर कोड को सही नहीं मानते हैं। क्यूआर कोड द्वारा भुगतान, स्क्रीन पर उपलब्ध क्यूआर कोड का स्कैन करें, निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान करें। भुगतान सफल होने के बाद ट्रांजैक्शन नंबर यूटीआर नंबर दर्ज करें। भुगतान का सर्ट स्क्रीन इमेज अपलोड करें। कैसा सिस्टम बना रखा है कि वो यूपीआई और ये भी नहीं करता। आवेदन शुल्क, सूचना शुल्क का ऑनलाइन, चलिए ये ऑनलाइन है ना तो ये ऑनलाइन ही करिए, क्यूआर कोड में ये सब झंझट मत करिए। ठीक है, गलती से भी मत करिए ये सब चीज, मेरा सजेशन मान लीजिए। प्रवेश परीक्षा पत्र चयन की प्रक्रिया क्या है?
आपके जो कि मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए अभ्यर्थियों का चयन शैक्षणिक, तकनीक एवं प्राप्त लिखित परीक्षा के अनुसार लिखित परीक्षा, कौशल जांच, हस्ताक्षर में से एक अथवा अधिक में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर किया जाएगा। मतलब कि आपको लिखित परीक्षा भी होगा, इंटरव्यू भी होगा और आपको फिजिकल क्या क्या होगा उसको प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। ठीक है, स्किलफुल जो एग्जाम होता है वो भी होगा, यानी कि तीनों हो सकता है, रिटन एग्जामिनेशन, इंटरव्यू और फिर क्या एक होता है आपको जो टेस्ट होता है स्किल टेस्ट वो भी होता है। तो बहुत सारा पोस्ट है इसलिए सारे चीज लिख दिया गया है। तो जिसका जो अनुसार होगा वो, अब अकाउंटेंट है तो उसमें एक्सपीरियंस भी आपको लग जाएगा, आपका इंटरव्यू भी हो सकता है और रिटन एग्जामिनेशन हो सकता है, ये तीनों उसमें हो सकता है। खैर, चयनित अभ्यर्थी का मूल्यांकन 100 अंक के आधार पर किया जाएगा, जिसमें से 60 अंक शैक्षणिक तथा तकनीक योग्यता से प्राप्त आधार पर एवं शेष 40 अंक आवश्यकता लिखित परीक्षा, कौशल जांच और एवं साक्षात्कार से इंटरव्यू से में से एक अथवा अधिक से आधार पर किया। मतलब कहने का मतलब है कि 100 का एग्जामिनेशन होगा। ओके, 100 का एग्जामिनेशन होगा, एग्जामिनेशन आपको 100 मार्क्स का होगा, उसको दो भाग में बांट दीजिए। एक है जो कि 60, ठीक है, 60 जो है आपको एकेडमिक क्वालिफिकेशन पे हो जाएगा, ठीक है, और जो 40 है इसमें से आपको एग्जामिनेशन इंटरव्यू सब इसी में हो जाएगा। तो 60 आपको तो फ्री फंड में मिलेगा, जिसका जितना ज्यादा एजुकेशन उतने उसकी ज्यादा एजुकेशन 60 में से दिया जाएगा। किसी को 40 मैंने कि 60 नंबर का 40%, 30%, 50% इस तरह से दिया है, 30 नंबर, 40 नंबर, 50 नंबर, 60 में से। अब ये 40 में से आपका एग्जामिनेशन होगा, इंटरव्यू होगा या आपका दस्तावेज जांच होगा, उसके अनुसार ये निर्भर करता है। योग्यता एवं अयोग्य अभ्यर्थियों की सूची जिला वेबसाइट के माध्यम से प्रकाशित की जाएगी। ओके, चयन प्रक्रिया में जिला स्तरीय आरक्षण के सभी बिंदुओं का अनुपालन किया जाएगा, जो भी आरक्षण का प्रावधान है उसी के अनुसार किया जाएगा। अब इसमें सबसे दो चीज इंपॉर्टेंट जो है आप देख लीजिए कि इसमें है क्या कि आपको 10 गुना है ना, 1 से 10 के बीच में प्राप्त CGPA को 10 गुना कर तथा 1 से 5 के बीच प्राप्त CGPA को 20 गुना से गुना कर प्राप्त निकाला जाएगा। अच्छा, एक से अधिक पदों के लिए अभ्यर्थियों द्वारा अलग अलग आवेदन। देखो अब क्या कहता है कि एक आदमी है यानी एक कैंडिडेट कितने कर सकता है, एक कैंडिडेट एक से अधिक पदों के लिए अभ्यर्थियों के द्वारा अलग अलग आवेदन पोस्ट कोड की स्पष्ट करते हुए समर्पित किया जाएगा। समझ गए, मतलब कि एक आदमी एक से अधिक पद के लिए भरेगा तो हर पद के लिए अलग आवेदन देना पड़ेगा और एग्जाम फी भी आपको अलग देना पड़ेगा, ना कि एक ही से आप निपटारा कर लीजिएगा, नहीं, ये सब तो नहीं होना चाहिए। चयन प्रक्रिया के आधार पर तैनात किए गए मेगा सूची में से मेगा क्रमांक के अनुसार रिक्त के अनुसार अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। मेगा सूची के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों को सूची प्रकाशन किया जाएगा। इस प्रकार आदर्श आरक्षण रजिस्टर के अनुपालन करते हुए प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी। अगले 2 वर्ष के लिए अनुमान होगा, अर्थात इस मेगा सूची के आधार पर रिक्त के अनुरूप अगले 2 वर्ष के लिए अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। मतलब समझ में आया क्या कहना चाह रहा है ये कि जितना पहले सीट है सीट के अनुसार सबको है जो कि मैंने कि वहां पर सिलेक्शन कर लिया जाएगा। अब जितना भी सीट है उसका डबल टाइम्स आपको जो कि वेटिंग रखेगा। ये एक बात मुझे अच्छा लगा कि वेटिंग हर एग्जामिनेशन में आपको होना ही चाहिए। ओके, कम से कम 6 ही महीना वैलिड करिए, 1 साल वैलिड करिए, लेकिन वेटिंग लिस्ट जरूर रखिए। वेटिंग लिस्ट मैं इसलिए मानता हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, कैंडिडेट्स होते हैं जो कि ड्यूटी कहीं और कर रहे हैं, उससे अच्छा भी पैसा कमाते हैं, ठीक है, फॉर्म भरने समय और सिलेक्शन तक के। लेकिन वो होता क्या है कि 1 महीना जॉब करके वो लीव कर सकते हैं, 2 महीना जॉब करके वो छोड़ भी देते हैं, 3 महीना 6 महीना करके वो छोड़ देते हैं। उनके बहुत सारे स्टूडेंट 3-4 जगह ऑलरेडी पहले से ही वो सिलेक्शन रहते हैं, लेकिन जो पहले आता है वहां ज्वाइन करते हैं और कुछ समय के बाद फिर उसको छोड़ के दूसरे तीसरे में चले जाते हैं। तो क्या होता है कि वहां पर सीट खाली रह जाता है, तो वेटिंग रहने वाले को तुरंत वहां पर जो एग्जाम्प्टेड जगह है पर वहां पर तुरंत उनको भर दिया जाता है। ठीक है, तो मैं इस बातों को
अच्छा जानता हूँ, समझता हूँ। अब देखता हूँ कि अनुबंध की प्रक्रिया कब से स्टार्ट हो रहा है। तो आवेदन अपलोड करने का 14/7 से 30/7 तक के आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आवेदन पत्र स्क्रूटनी 1 अगस्त से 15 अगस्त तक के होगा। 16 अगस्त को योग आयोग अभ्यर्थियों को सूची जारी किया जाएगा। आयोग अभ्यर्थियों द्वारा त्रुटि निराकरण किया जाएगा 17 से 21 अगस्त तक के। योग्य अभ्यर्थियों की अंतिम सूची यानी 23 तारीख तक के आपको है, जो कि योग्य सूची की अंतिम सूची माने कि क्यों आपको छाटा गया वो भी तर्क वितर्क हो जाएगा, कुछ प्रॉब्लम है तो वो भी निदान कर दिया जाएगा 23 अगस्त तक। अब 24 का होता है प्रवेश पत्र निर्गत करने की तिथि 24 से 26 और परीक्षा की तिथि आपको 30/8 या से 6/9/26 को, ठीक है। तो आवश्यकता समय सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार चयन समिति हजारीबाग को होगी। और बाकी में अगर कोई चीज का प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पे जाके आप अपना प्रॉब्लम को देख सकते हैं, ठीक है। इसमें इतना ही कहा गया और बस कहानी खत्म। अब है भाई कि आप लोगों का क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए किन पोस्टों के लिए और कितना सैलरी आपको मिलता है। सैलरी देख के तो एक साथ ही तो पता चल रहा है कि सेटिस्फैक्शन सैलरी नहीं है। आज के डेट में 25,000 से नीचे तो कहीं भी नहीं, ऑल ओवर इंडिया कहीं भी नहीं मिले, चाहे आप घर से क्यों नहीं आना जाए करते हैं, ठीक है, आपके घर में ही क्यों नहीं दिया जाए, ठीक है। आपको कम से कम 25,000 सैलरी आपको मिलना ही चाहिए। ये तो 11,000 उसकी आधा का भी आधा है। मैं तो सब गवर्नमेंट अपना पेट भरने के लिए जानता है। एएनएम का +2 इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन होना चाहिए। हैविंग कंप्लीट एएनएम अपने एएनएम का जो एएनएम का कोर्स किया हुआ है ऑलरेडी पास है, उसके पास है, ठीक है। आईएनएस और वैसा वैसा सर्टिफिकेट वैसा कोर्स जो आईएनएससी के द्वारा हो, प्लस रजिस्ट्रेशन है जो कि आपको गवर्नमेंट झारखंड नहीं गवर्नमेंट झारखंड काउंसिल में किया हुआ हो। जो रजिस्टर आप नहीं है झारखंड काउंसिल में, आप लोग फॉर्म मत भरिएगा, ठीक है। या ऐसा है कि आप भर दीजिए फिर आपको रजिस्ट्रेशन मांगेगा, लेकिन रजिस्ट्रेशन आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो रजिस्टर जो अंडर है झारखंड काउंसिल के अंडर वही लोग फॉर्म भरिएगा, ऐसे नहीं। आपकी सैलरी मात्र 11,466 रुपया सिर्फ। स्टाफ नर्स का +2 होना चाहिए। उसके बाद 3 ईयर का जो कि जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफ ट्रेनिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन, आपको जीएनएम आप किए हुए हो, प्लस उसके बाद क्या है कि आप झारखंड नर्सिंग काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन हो, ये लोग फॉर्म भर सकते हैं। आपका सैलरी 16,564, इससे ज्यादा तो आपको प्राइवेट वाला दे देता है। रेफ्रिजरेटर मैकेनिक, इसमें क्या है मैट्रिक के साथ आपको आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए, और वो भी किन सब ब्रांच में, तो रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशन विथ अप्रेंटिसशिप भी चाहिए। अप्रेंटिसशिप 1 साल का होता है, जब आईटीआई करने के बाद भी 1 साल का अप्रेंटिसशिप होता है वो। इसके बाद 2 से 3 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। फील्ड एंड कोल्ड चेन मैनेजमेंट का आपको 13,500 रुपये दे रहा है, इससे ज्यादा तो ये प्राइवेट में ही कमा लेगा बंदा जो इतना क्वालिफिकेशन मांग रहा है। दो लैब टेक्नीशियन का 10,973 बहुत कम है। +2 होना चाहिए। डीएमएलटी का आपको रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी 1 ईयर एक्सपीरियंस भी चाहिए। रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। तब वो कहाँ, झारखंड पैरामेडिकल काउंसिल में, ये आपको जरूरी मांग रहा है। इसके बाद फिर आप देख लीजिए फार्मासिस्ट में आपको क्या क्वालिफिकेशन, मेन तो क्वालिफिकेशन है। तो फार्मासिस्ट में चाहिए तो डिप्लोमा इन फार्मासिस्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, कंप्यूटर का प्रोफेंसी एमएस ऑफिस चाहिए, और ये जो कि फार्मेसी का जो रजिस्टर अंडर फार्मेसी काउंसिल आपका जो कि होना चाहिए, फार्मेसी काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन। सैलरी ओनली 12,000। ब्लॉक डाटा मैनेजर, graduation in any discipline from recognized university with at least 1 year diploma in computer application, post graduate diploma in computer application, PGDCA चाहिए, या तो PGDCA चाहिए या तो क्या चाहिए, कंप्यूटर एप्लीकेशन 1 साल का डिप्लोमा, यानी कि 1 साल का डिप्लोमा कोर्स चाहिए कहीं से भी, कोई भी ग्रेजुएट है, या फिर आपको O लेवल भी चाहिए,
ठीक है। ओ लेवल गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ITI या IDTR, और बैचलर इन कंप्यूटर, BCA है तो वो भी भर सकते हैं, BSc IT वाले वो भी भर सकते हैं, BSc कंप्यूटर साइंस है वो भी भर सकते हैं, डोएक A लेवल के जो पास किए हुए वो भी भर सकते हैं, और साथ में आपको इतना पढ़ लिख गए हैं और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अच्छा, इतना के बावजूद भी आपको ओनली 15,000 रुपया मिलेगा। गवर्नमेंट को ये सब 30,000 से लेवल है। बताओ, सैलरी दोगे 15,000, आप उसके पूरा का पूरा स्किल को यूज कर लोगे, तो वो ही पागल है का जो स्टूडेंट वहां पर जाएगा, क्या आपको पूरा का पूरा स्किल का यूज करने दे देगा। आयुष फार्मेसी, आयुष आयुर्वेदिक कंपाउंडर, डिप्लोमा इन आयुर्वेदिक फार्मेसी फ्रॉम रेगुलर यूनिवर्सिटी, या यूनियन कंपाउंडर, डिप्लोमा इन यूनियनी फार्मेसी फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, होम्योपैथिक्स कंपाउंडर, डिप्लोमा इन होम्योपैथिक फार्मेसी फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आपको सैलरी कितना चाहिए? 10,000। बस अब हम इसको पूरा नहीं करेंगे, दिमाग खराब कर दिया। 10,000 16,000 का, ठीक है, बहुत बड़का तोप नहीं दे रहा, पैसा नहीं दे रहा, माथा में दर्द है। एक भी 20,000 का प्लस का जॉब नहीं दिया है, चाहे कितना। जीएनएम डिस्ट्रिक्ट एनएमसी 18,900, जीएनएम क्वालिफिकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बाय नर्सिंग काउंसिल, एटलीस्ट 2 साल का एक्सपीरियंस, 18,000, ये ही कम दिया। इसको एक्सपीरियंस रहेगा जीएनएम का, 20,000 से नीचे कमाएगा। 29,000, ये क्या है? NMHP सिक्रेस्टिक सोशल वर्कर, तो इसको 29,524। अब ये क्या है? एसेंशियल पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री awarded after complete of course of a study of minimum 2 year in mental health और साइक्रिस्टिक सोशल वर्क। साइक्रिस्टिक का भी जो कि 29,529, बहुत कम पैसा। हॉस्पिटल सेंट्री अटेंडेंट का 15,000, बाकी सबको तो यही अच्छा। मैट्रिकुलेशन गवर्नमेंट, सबसे अच्छा तो सैलरी इसी को दे रहा है ना, बाकी पढ़े लिखे से तो ज्यादा अच्छा, मैंने उसी का दे इसी को दे रहा है। बैचलर डिग्री इन सोशल साइंस, एक काउंसलर SCH NCL 10,500, इसमें खाली बस। अकाउंटेंट 12,000, तो पूरा लूट लेगा हॉस्पिटल में के। STS 19,999, बैचलर डिग्री और रिकॉग्नाइज्ड सेंट्री इंस्पेक्टर कोर्स, इंस्पेक्टर कोर्स सेंट्री का रहेगा, 20,000 रुपया देगा। हॉस्पिटल को साफ सफाई होना चाहिए, कैसे हॉस्पिटल चलना चाहिए उसको देगा, बस 20,000 रुपया। STLS ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मैकेनिक, मैंने कि सरकार को गवर्नमेंट के 56 तरह के 100 तरह का इनकम का साधन है। एगो मैंने कि सही स्टाफ को अगर रखने के लिए चाहिए तो इसको बस 10,000 रुपया में इसको पूरा काम करके दो जिंदगी भर के लिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में। लेकिन मैं इस, ठीक है, जो पढ़ रहे हैं उनके लिए तो ठीक है कि ये दिया है, लेकिन सैलरी इतना कम दिया, मन छोटा हो जाता है। जो जॉब भी करेगा वो जॉब करते हुए भी ना खुश रहेगा गवर्नमेंट से, क्या गवर्नमेंट इससे बढ़िया सेवा करेगा पब्लिक को? और पेट बढ़िया से पलेगा, परिवार बढ़िया से पलेगा तो गवर्नमेंट को सर्विसो दे सकता है सही से, लेकिन नहीं तो क्या करे बेचारा, अपने को तो पेट पल ही नहीं रहा है, दूसरे को सेवा कहाँ दिल से करेगा। अब नेता अपने आप को क्या कहता है कि हम सोशल वर्कर हैं, हम सेवा करने के लिए आए हैं, अब दुनिया भर के फ्लैट पैसा तैसा कौड़ी सब कुछ, लेकिन ये लोग जेन्युइन सेवा करता है और जिसको देता है क्या भीख मांगने से भी जता है, इससे ज्यादा तो भीख लोग मांग लेता है रोड पे खड़ा होकर। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद।